आइए दोस्तों, हम क्या देखते हैं आज मॉडर्न इंडिया में बक्सर का युद्ध। और देखिए दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ, जो बीत गया आपके दिमाग में है, जो वक्त आने वाला है वो आपके हाथ में है। तो इसलिए जो है ना, जो वक्त आ रहा है, जो समय आ रहा है, समय देखिए किसी का वेट नहीं करता है। जो समय आ रहा है उसको सही यूटिलाइज कीजिए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग पढ़िए। और कंपटीशन तो खैर ज्यादा है ही, लेकिन बहुत कम लोगों से कंपटीशन है, इतने ज्यादा लोगों से नहीं है। लेकिन सही अगर समय का जो है ना सदुपयोग उपयोग किया जाए तो आगे जो है ना, ऊपर वाला चाहा तो जरूर आप लोग सक्सेस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ना। आइए लो, चलिए आज हम क्या देखेंगे, बक्सर का युद्ध। और एक चीज और बता दूं, 7, 14, 21, 28 ये पूरा मंथ में है ना, आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। आप लोगों को 5 से लेके 7 के बीच में शाम में संध्या के समय जो है ना आप लोगों के साथ क्लास मेरा जो है ना ये स्टार्ट होता है। ठीक ना। आप लोग जो भी देखना हो, पढ़ना हो, कंटेंट देखिए, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बशर्ते आप लोग पढ़ाई कीजिए। और मैं बैठा हूँ आप लोगों को सेवा पाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या है बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। देखिए, नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। उसी समय क्या हुआ था, लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो गई थी और इसके परिणाम पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड के हाथ में चला गया था। तिथि क्या था? 22-23 अक्टूबर 1764। 22-23 अक्टूबर 1764 को ये आपको तिथि थी, ये यही तिथि थी। देखिए, कोई इवेंट होता है, कोई घटना होती है तो उसको एक तिथि से, एक जन्म, एक तारीख से जो है ना उसका हम लोग ये करते हैं। जैसे आप जब पैदा हुए तो आपका भी एक तारीख होगा। उसी तरह कोई घटना घटती है ना तो एक तारीख होता है, एक उसका जो है ना चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। परिणाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। योद्धा क्या? ये अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें क्या है? मुगल साम्राज्य। और सेनानायक क्या? सिराजउद्दौला मीर कासिम, नोअर का हेक्टर मुनरो और मीर नजफ खां शाह आलम द्वितीय। शक्ति क्षमता इसमें क्या थी? 40,000 क्या थी? तोपे थी इसमें, 70-72 और दो 40,000, सॉरी 40,000 सैनिक थे इसमें, 240 तोपे थी, जो 30 तोपे इनके पास थी और सिराजउद्दौला के पास 140 तोपे थी। और नेवर हेक्टर मुनरो के पास, जो अंग्रेज थे, उनके पास मात्र 30 ही तोपे थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन उनका क्या था? फूट डालो और शासन करो, यही था। मृत्यु हानि इसमें 10,000 लोग मारे गए थे, 6,000 लोग बंदी बना लिए गए थे। सिराजउद्दौला ने बंदी बनाया था इसमें। ठीक ना। और हेक्टर मुंडो क्या किया था? 1847 इसके लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसमें आगे ये है कि इसकी क्या है, इसका जहां से ये इसकी पृष्ठभूमि कैसे हम देखेंगे कि पलासी युद्ध के बाद सत्तारूढ़ हुआ कैसे। मीर जाफर अपनी रक्षा तथा पद हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। जबकि तक वे कंपनी का लोभ पूरा करता रहा, तब तक पद पर भी कायम बना रहा। उसने खुले हाथों से धन लुटाया किंतु प्रशासन संभाल नहीं सका, क्योंकि अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। वो उस चीज को जो है ना रोक नहीं सकता था। तो क्या करेगा? सेना के खर्च जो है, जमींदारों की बगावतों की स्थिति में बिगड़ रही थी, लगान वसूली में गिरावट आ रही थी, कर लोग नहीं दे रहे थे उस टाइम में, और कंपनी के कर्मचारी के दस्तक जब दुरुपयोग होने लगा था उस टाइम में, ऐसे कुछ रुपयों के लिए ही बेच देते थे। जैसे कहीं पे भी जो भ्रष्टाचार सेक्रेट लीक कर देते थे, समझ रहे हैं ना आप लोग। इससे क्या होता था? चुंगी बिक्री की आमदन जाती रही थी और बंगाल का खजाना खाली होता जा रहा था। हालवेल ने माना कि सारी समस्या की जड़ मीर जाफर है। हालवेल कौन थे? अंग्रेज थे ये, हालवेल।
मीर जाफर जो का बेटा मीरन मर गया, उस समय कंपनी का कोई क्या अवसर मिल गया? मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था जो सत्ता दिलवा दी, और इस हेतु 27 सितंबर 1760 में एक संधि हुई जिसमें कासिम ने 5 लाख रुपए तथा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, देखिए वर्धमान, ये मीर कासिम जो है ना, हालवेल मीर कासिम को ही सारा जड़ मानता था हसात का। वर्धमान, चटगांव, ये बहुत फेम जगह है कलकत्ता में, बंगाल में। मिदनापुर कंपनी को दे दिए। इसके बाद धमकी मात्र से जाफर को सत्ता से हटा दिया, मीर कासिम सत्ता में आ गया। इस घटना को ही 1760 की क्रांति कहते हैं। इस घटना को 1760 की क्रांति कहते हैं। देखिए आप लोगों को पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1760 की क्रांति हम किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या इस देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा इसको एक बार, बुक पढ़, ये लेक्चर सुन के मेरा एक बार बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक, लाइन बाय लाइन मिलेगा आप लोगों को, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मीर कासिम का शासनकाल क्या था? 1760 से 1764 तक। मीर कासिम ने रिक्त राजकोषीय, बागी सेना विद्रोही, जमींदार जैसी विकट समस्याओं का हल निकाल लिया, बकाया लागत वसूल ली, कंपनी की मांगे पूरा करने लगा और हर क्षेत्र में उसने कुशलता का परिचय दिया। अपनी राजधानी मुंगेर ले गया ताकि कंपनी को कुप्रभाव से बचाया जा सके और तथा शासन प्रणाली को आधुनिकीकरण कर और इससे जो है ना अच्छा तरह से फिर से आरंभ करके एक नई तकनीक के तहत जो है ना सही से कंपनी बैठा के वहां पे और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। उसने दस्तक पात्र पत्र के दुरुपयोग के रोकने हेतु चुंगी कर हटा दी। मार्च 1763 में कंपनी ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन मान युद्ध आरंभ कर दिया, लेकिन इस बहाने के बिना भी युद्ध आरंभ हो जाता क्योंकि दोनों पक्षों में अपने हितों की पूर्ति में लगे हुए थे। कंपनी कठपुतली चाहिए थी लेकिन मिला एक योग हाकिम। कठपुतली तो मिला नहीं उसके तरह, योग हाकिम मिला। अब योग हाकिम मिला तो अब होना ही होना है भाई, सख्त जहाँ होगा भ्रष्टाचार नहीं फैलाने देगा, वहां तो फसाद तो चालू हो गया ही, न खाएंगे न खाने देंगे, वही वाली बात आ गई थी। तो हो गया उसके साथ भी गेम चालू हो गया। 1764 ईस्वी युद्ध में क्या हुआ, इसमें पूर्व कटवा, गिरिया, उदयनाला की लड़ाइयों में नवाब हार चुका था। उसने दर्जनों षड्यंत्रकारियों को मरवा दिया था। वह मीर जाफर का दामाद था और जनता जानती थी कि सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो लोगों को पता था। समझ रहे हैं आप ये चीजें? हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। समझ गए आप लोग? वही हाल था यहाँ पे, कहता कुछ और था करता कुछ और था। अमीर कासिम था ना, गद्दार था, जिसके चलते जो है ना अंग्रेजों को वहां पे सत्ता रूढ़ जो है ना वहां पे हो गए, नहीं तो नहीं हो पाते। अवध मीर तथा कासिम शाह आलम का गठजोड़ कैसा था, उनका कॉम्बिनेशन कैसा था, आइए चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। जब एक दूसरे के अगर परस्पर हित जहां टकराएगा वहां पे तो एक विद्रोह तो होना ही होना है। अगर हित नहीं टकराता है तो कोई विद्रोह नहीं होगा। अगर सबका उसमें भला है तो सबका भला होगा, अगर सबका भला नहीं होगा तो वहां डिस्प्यूट क्रिएट होगा। वही हाल हुआ। मीर कासिम ने अवध के नवाब से सहायता मांगी और क्या याचना की कि नवाब सिराजुद्दौला इस समय सबसे शक्तिशाली है, लेकिन मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, जो उबर नहीं पाए थे वो लड़ाई के बाद। मुगल सम्राट उसके यहाँ शरणार्थी था और अहमद शाह अब्दाली की मित्रता प्राप्त थी उनको। तो जनवरी 1764 में मीर कासिम उसको मिला और उसने धन तथा बिहार के प्रवेश के बदले उसकी एक
क्या किया था, सहायता खरीद ली थी। शाह आलम भी उसने साथ हो लिया था। तीनों एक दूसरे के संदेह करते थे, किसी पे किसी को कोई विश्वास नहीं था, वो संदेह ही करता था। समझ रहे हैं आप कि नहीं ये आदमी सही नहीं, वो उस पे शक कर रहा है, उस पे शक कर रहा है, उस पे शक कर रहा है, यही चल रहा है। तो क्या हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ तो युद्ध का घातक परिणाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। 23 अक्टूबर 1764 के युद्ध के घातक का परिणाम। युद्ध के कितना घातक परिणाम हुआ इसका। युद्ध के घातक परिणाम 22-23 अक्टूबर 1764। युद्ध के घातक परिणाम क्या हुआ, बक्सर को इसमें हार मिलने के बाद, बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम, जो पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों के संधि कर उनकी शरण में जा पहुंचा। वहीं अवध के नवाब सजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच कुछ दिन तक लड़ाइयां हुई, लेकिन लगातार परास्त होने की वजह से सजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। समझ गए आप लोग, ये क्या होता है, मजबूर होना पड़ा और अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी, एक एग्रीमेंट करना पड़ा सजाउद्दौला को एक एग्रीमेंट करना पड़ा कि ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं कर दूंगा, ठीक ना, और आपके संधि पे आइए, मैं जो जो आप बोल रहे हैं मैं उस पर सिग्नेचर कर देता हूं। और वहीं पे इलाहाबाद की संधि के बाद जहां मुगल बादशाह शाह आलम की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों सौंपना पड़ गया था। वहीं अवध के नवाब सजाउद्दौला को भी अंग्रेजों से हुई संधि के मुताबिक करीब 60 लाख रुपए की रकम इस युद्ध में हुए नुकसान के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ी थी। देखिए पहले का नियम क्या था, जैसे युद्ध हो जाएगा ना, या कोई युद्ध का यही नियम है कि जैसे जो पार्टी अगर विजय हो जाती है और जो अगर अगला पराजय हो जाती है युद्ध में, तो उसका जितना ज्यादा ये होगा ना नुकसान होगा उसको सब देना पड़ेगा। या सीज फायर होता है तो उसका सारा जितना नुकसान होगा सब भरपाई करना पड़ेगा, यही चीज हुआ था। और इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। अब नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। इसके अलावा गाजीपुर और पड़ोस के क्षेत्र में अंग्रेजों को देना पड़ा। वहीं बक्सर के युद्ध में हार के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में कामयाब रहा था, लेकिन बंगाल से अंग्रेज का शासन खत्म करने का सपना पूरा नहीं हो पाया था। वो सोच रहा था कि मैं अंग्रेजों को हटा दूं, लेकिन इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो लोग घर कर गया था ना यहाँ पे, व्यापार के थ्रू, जगह जगह इंडस्ट्री के थ्रू, फूड डालो, मतलब हर जगह उन लोगों का धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाते चला गया था। वहीं इसके बाद वह दिल्ली चला गया और यहाँ से उसने अपना बाकी का जीवन बेहद कठिनाइयों से गुजारा। वहीं 1777 ईस्वी के दिल्ली में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछ देगा ना कब मृत्यु हुई, तो 1777 में देना पड़ेगा आप लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग, 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी मृत्यु का कोई खुलासा नहीं हो सका कि किस कारण से मृत्यु हुई है, लेकिन कुल मिलाकर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी, जिसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति पे भी पड़ा। ज्यादातर राज्यों के शासक अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे और धीमे धीमे भारत का सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा और अंततः अंग्रेज पूरी तरह से भारत को जीतने में सफल होते चले गए और फिर भारत गुलामी की बेड़ियों में बनता गया और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो करते थे, समझ रहे हैं, एक भी अगर इधर उधर थोड़ा सा भी करप्शन हो जाता था, एक मर्डर भी हो जाएगा ना, तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था, लोग छोड़ के भाग जाते थे, वो कसते नहीं थे, जो आया उसी को
उसमें कोई मर्सी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं होती थी, वो बिल्कुल मारना चालू करते थे। करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं। आइए अब हम क्या देखेंगे, इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि ये पहली संधि है। बारह अगस्त 1700 प्रथम संधि हुई थी। बक्सर युद्ध के समाप्ति के बाद कलाइवा ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्रम से इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की थी। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइवा ने किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्रथम संधि हुई थी। कंपनी के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे आप लोग समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए थे। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? सॉरी, सोलह अगस्त 1765। यह संधि कलाइवा और सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी, दोनों बीच में संपन्न हुई थी। इस संधि की शर्त निम्नवत थी। क्या था? इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र सिराजुद्दौला को वापस कर दिया जाएगा। किसको किया जाएगा? सिराजुद्दौला को वापस कर दिया जाएगा। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे हम लोग। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। कोई टैक्स नहीं था, कर मुक्त व्यापार था, फ्री। सिराजुद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले से के तरह ही लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। बंगाल में दैत्य शासन। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया भी आपको, बलवंत सिंह वाला क्वेश्चन जो आता है ना, इलाहाबाद में किसको कर देने की जो है ना स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसमें आता है क्वेश्चन आप लोगों को पीटी में, यूपीएससी में आएगा। वो लोग आप लोग जो है ना उसको आंख बंद करके मारिएगा लो बलवंत सिंह पे। आइए, बंगाल में दैत्य शासन। दैत्य शासन का टाइम क्या है? 22 अक्टूबर 1764 है। 22 अक्टूबर 1764 दैत्य शासन बंगाल में। दैत्य शासन बंगाल में। जब दो शासक सत्ता की संचालन करता है तो इसमें दैत्य शासन, इसको क्या है? डायरेक्टरी कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि शासक अपने पद का आजीवन ग्रहण कर दिखाया और शासक अपने पद पे जो बने रहते हैं
उनकी सत्ता, जैसे वंशवाद जो होता है ना वो आ जाता है। जैसे बाप उस जगह पे है, उसके पिता उस जगह पे है, पुत्र हो जाएगा, सके संबंधियों को जो है ना वो जो करता रहता है, वो क्या कीजिएगा, सगे संबंधियों को ये जो है ना। अब दैत शासन का सिद्धांत क्या है, वो सुपुर्दे खाक भी करता है, समझ रहे हैं आप लोग। दैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले क्या है, लियोनोल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया है। लियोन कार्टिस नामक अंग्रेज ने, उस पुस्तक का नाम क्या है पता है आप लोगों को, डायरकी। डायरकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है डायरकी। क्वेश्चन आ भी सकता है ये, बंगाल में दैत शासन में, आप लोग याद रखिएगा इसको। जो बहुत दिनों तक का राउंड टेबल का संपादन रहा था, बाद में यह सिद्धांत 1919 में भारतीय शासन अधिनियम में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में दैत शासन स्थापित हुआ था। 1919 का शासन अधिनियम है ना, 1919 का शासन अधिनियम। यही क्वेश्चन घुमा देगा, आप लोग नहीं कर पाइएगा। पीटी इसलिए आप लोगों का नहीं हो रहा है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप लोग कहीं पढ़ लीजिए, जाके कुछ भी कर लीजिए। देखिए हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, आप लोग सही मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं होगा। सादा कागज पे लिख के दे रहा हूँ, पढ़िएगा तभी होगा। आइए चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। तो सत्ता के दो केंद्र थे। बंगाल में दैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइवा को कहा जाता था। 1919 का दैत शासन, आ जाइए। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और दैत शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र का क्या था, नियंत्रण था, और यह सरकार क्या थी, पूर्ण रूप से नियंत्रण सरकार का रहता था। और जब ये स्थिति परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों के उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया था, कथित तौर पर इसे दैत शासन का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। दैत शासन के प्रयोग ने भारत का एक नया ऐतिहासिक आरंभ अध्याय प्रारंभ कर दिया था। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नई व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांत, सेंट्रल एंड स्टेट के विषयों के बीच में जो बंटवारा किया गया, जो विषय भारत के हिस्से में थे उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया था। प्रतिरक्षा, यातायात, विदेश नीति, सीमा शुल्क द्वारा सार्वजनिक ऋण इत्यादि को केंद्रीय विषयों में सम्मिलित किया गया था। स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा, पुलिस, जेल तथा सहकारिता आदि को प्रांतीय विषय के अधीन रखा गया था। दैत शासन के अंतर्गत नियम शासन का सिद्धांत प्रांतीय सरकार की कार्यकारिणी शाखा के आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्ग में विभाजित किया गया था। और ये मान्यता, विभाजित करने की मान्यता दिया था ब्रिटिश भारत के लिए। दैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1919 द्वारा। 1919 जानते हैं, 1919 बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 समझ रहे हैं, 1919, 1935 का अधिनियम, ठीक ना। हर 10 साल पे जो हो जाता है, 1813 हो गया, 1823 चार्टर एक्ट जो हो गया ना, वो लोग भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक क्लास लेना है इस पे भी आप लोगों को, अधिनियम पे, एक्ट पे जो है ना, लूंगा आगे क्लास आप लोगों को। दैत शासन क्या था, दैत शासन असफल रहा, जिसके कई कारण थे असफल होने के। एक तो गलत सिद्धांत था, जो कोई आधारित नहीं था, ये प्रांतीय विषयों पे विभाजन दोषपूर्ण था इसका। गवर्नर को कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया था,
देखिए, जब नकेल कसने के लिए जो है ना, आगे जो है ना, जब शासन में आपको शासन सुचारू ढंग से चलाना होगा ना, तो उसके लिए फ्री हैंड करना पड़ेगा पूरा, एकदम मान के चलिए। जब तक ऊपर जो बैठा है अगर चाह रहा है कुछ करना, अगर उसको सही से अगर नहीं, अगर आज़ादी फ्रीडम दिया जाए, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, व्यवस्था सही नहीं होगा, व्यवस्था सही नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, गिरते जाएगी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गिरने जाएगी, हमारे यहाँ बाहर की इंडस्ट्री नहीं आएगी, कंपनी नहीं आएगी, हम एफडीआई में पीछे चले जाएंगे। आइए चलते हैं इसी के आगे, देखते हैं इसका क्या था। प्रांतीय सरकार को हमेशा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और सुधारों के प्रति हमेशा ब्रिटिश सरकार की उदासीन नीति के कारण जय शासन सफल नहीं हो सका। व्यवस्था के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पूर्णतया अभाव और मंत्री तथा लोक सेवकों के बीच बराबर तनावपूर्ण संबंध बना रहता था। इस प्रकार आंशिक उत्तरदायी शासन यानी जय शासन हर दृष्टिकोण से असफल रहा। यह अधूरी योजना रही थी और भारत के लिए मजाक की विषय बनी रही थी, इसलिए सरकार के अंदर भी मतभेद पैदा कर दी थी। और भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान का शासन अधिनियम, अब बिहार और उड़ीसा प्रांत के बारे में जो आप लोगों को जो है ना, मैं बताऊंगा इसके बारे में। और ये चैप्टर जो है ना आप लोगों को ये क्लोज हो गया, लेकिन इसको आप लोग जो है ना पढ़िए, थोड़ा अच्छा से पढ़िए, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन जो है ना घुमा देगा आप लोगों को, सब पकड़ नहीं पाइएगा क्वेश्चन, आप लोग जो है ना ठीक से पकड़िए। देखिए यूपीएससी कब कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ देगी किसी को पता नहीं है। वो क्वेश्चन एक पैटर्न नहीं होगा, एक क्वेश्चन ये नहीं होगा। मैं मेंस पढ़ाया आप लोगों को जीएस में, आधा आधा क्वेश्चन, सारा हर क्वेश्चन टच किया उसमें, लेकिन क्या था, आधा आधा घुमा घुमा दिया था क्वेश्चन उसमें। अब आप लोग जब कंटेंट होंगे, आपके इंसाइट डेवलप होंगे, आप जब पढ़े रहिएगा किसी चीज को, जब पकड़िएगा, कंटेंट पूरे होंगे, मेंस लिख के आइएगा, अच्छा से पढ़े रहिएगा, कंटेंट होगा, आप लोग जो है ना सही नॉलेज होगा, इंसाइट डेवलप होगा, आप लोग पकड़ लीजिएगा, नहीं ये क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन है, आप लोग सही करके आइएगा। नहीं तो सब जानते हुए भी आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी होते हुए भी नहीं होगा। मेंस आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप मेंस भी फाइट कर जाइए, इंटरव्यू दे, आपका पीटी ही नहीं निकले, आप क्या कीजिएगा। तो इसलिए इंसाइट डेवलप कीजिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थोड़ा देख लीजिए ये लोग, ठीक ना आप लोग। चलिए ब्लेस यू, मिलते हैं अगले क्लास।